नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राजन सीरीज के अतलगत्रीय प्रश्नों की महामैराथन क्लास कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, डीएलएड 2020 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों सिक्कों को एक साथ शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर दो सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाएगा तो देखिए इसकी कुल जो है 4 घटनाएं होंगी। और देखिए इस तरीके से कौन कौन सी 4 घटनाएं होंगी। देखिए, एक में देखिए टेल आ सकता है और दूसरे में हेड आ सकता है, और इसी प्रकार से देखिए एक में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है, और दोनों में टेल आ सकता है और दोनों में हेड आ सकता है। तो इस प्रकार से देखिए ये 4 घटनाएं कुल बनेंगी। और देखिए हेड जो है केवल दोनों में एक बार आ सकता है। तो इस प्रकार से जो कुल घटनाएं हैं वो 4 हो जाएंगी और अनुकूल घटनाएं 1 हो जाएंगी, और प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो यहाँ पर 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2020 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई दी हुई है और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर 100 रखेंगे और यहाँ से फिर आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। देखिए चाहे आर स्क्वायर का मान निकालें और चाहे आर का मान निकालें, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बेलन का आयतन होता है फार्मूले में यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर ही होता है, इसलिए यहाँ पर आर स्क्वायर का मान निकालें तब भी इसमें जो है आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए आर का मान नहीं आर स्क्वायर का मान निकाला गया है। तो यहाँ पर देखिए 100/पाई हो जाएगा और 100/पाई करेंगे, उसके बाद फिर देखिए पाई का मान रख देंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो 100 × 7/22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर की जगह पर जो है 100 × 7/22 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर की जगह पर जो है 100 × 7/22 रख दिया गया है। और देखिए एच जो है 10 है तो यहाँ पर h की जगह पर 10 रख दिया गया है, और पाई का मान यहाँ पर देखिए 22/7 रख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 100 × 10 आएगा तो 100 × 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि बेलन का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x² + 7x + 10 = 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 के गुणनखंड करेंगे। तो 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 = 10, यानी कि 2 और 5 आएगा इसका गुणनखंड। देखिए 2 × 5, अब इसको जोड़ घटा करके हमको 7 लाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तोड़ लिया गया है, 2 में 5 जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर देखिए 7 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर x कॉमन ले लिया गया है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए x + 2 बच जाएगा, और फिर 2 के जोड़े में से 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 बच जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए x + 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए x बच जाएगा और यहाँ से 5 बच जाएगा। तो इस प्रकार से एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 5 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए एक बार x + 2 बराबर जो है 0 ले लेंगे तो यहाँ से देखिए x बराबर -2 आ जाएगा, और एक बार जो है क्या करेंगे x + 5 बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर -5 आ जाएगा, यानी कि इसके जो x के मान आएंगे वो आएगा -2 और -5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। दोनों वृत्तों
के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2020 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जो है एक वृत्त की त्रिज्या जो है कहा गया है कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुनी है, तो एक वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लेंगे, r मान लेंगे, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, उसके 4 गुनी यानी कि 4r मान लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर देखिए जो है त्रिज्या केवल r ही मानी गई है, तो यहाँ पर इसका जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए r की जगह पर 4r रखेंगे, तो यहाँ पर पाई और 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो है पहले वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे और नीचे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर है तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/16 आ जाएगा। 1/16 का मतलब 1:16 जो है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि A बराबर 55 डिग्री, यानी कि यहाँ पर देखिए A बराबर 55 डिग्री ये कोण दिया हुआ तथा कोण B बराबर जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण C तथा D का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी। यहाँ पर देखिए ये दोनों कोण पूछे गए हैं, तो आप लोगों को एक प्रमेय पढ़ाई गई है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये कोण है ये 55 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 180 में से 55 डिग्री घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 125 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरीके से इस कोण और इस कोण का योग करेंगे तो ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। और जो है ये कोण देखिए 60 डिग्री दिया हुआ, तो क्या करेंगे 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण आसानी से निकल आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, साइन 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है देखिए 1/2। उसके बाद कास 60 डिग्री, देखिए तो कास 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। और उसके बाद देखिए tan 45 का मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 1/2 को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, आधा में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पूरा, यानी कि 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 और जुड़ रहा, तो यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2019 में पूछा गया है, यानी कि अभी तक 2020 के क्वेश्चन चल रहे थे, अब 2019 के क्वेश्चन देखिए शुरू हुए हैं। यहाँ पर देखिए 8000 का घनमूल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 8000 का घनमूल का मतलब चाहे आप 8000 को इस तरीके से करड़ी के अंदर लिख लें, और यहाँ पर देखिए जो है करड़ी घात 3 लगा लें, और चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 8000 की पावर 1/3, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि 8000 का घनमूल हमें जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 8000 की पावर 1/3 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए 8000 को 8 गुणे 1000 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप जो है 8000 का घनमूल निकाल सकते हैं गुणनखंड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको उस तरीके से ना निकालना पड़े, इसलिए उससे आसान विधि यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए 8 गुणे 1000 कर लेंगे, और फिर देखिए 8 का घनमूल आप लोगों को पता है कितना होता है, 2 होता है, और 1000 का घनमूल 10 होता है। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी कि दोनों का गुणा कर लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर 8 के गुणनखंड यानी कि 8 और 1000 को अलग अलग कर लिया गया है। तो यहाँ पर 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 1000 के गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर होल पावर 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 पावर में और हो जाएगा गुणे के रूप में। और फिर देखिए 10 की पावर 3 यहाँ से हो जाएगा, और देखिए इसकी होल पावर 1/3 दिया हुआ है, तो ये भी गुणे के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल जो है बचेगा यहाँ पर 2 और 10। तो इस प्रकार से 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 16x² - 25 बराबर 0 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। देखिए 16x² जो है -25 बराबर 0 दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16x² को इधर ही रखेंगे और 25 को पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए 25 इधर माइनस में है तो इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद फिर x² को इधर ही रखेंगे और 16 को भी उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25/16 और फिर यहाँ पर देखिए स्क्वायर x का हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो रूट के अंदर हो जाएगा 25/16 और 25 का वर्गमूल देखिए 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इस प्रकार से 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 सबसे अधिक बार आया है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। तो बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान है, यानी कि जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही उसका बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पर 12 इसका बहुलक हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जितनी किताबों में मिलता है उतनी किताबों में अलग अलग टाइप से लगा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि लंबाई के परितः घुमाने पर, तो देखिए जब लंबाई के परितः घुमाएंगे तो लंबाई ही त्रिज्या मानेंगे और जब चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो चौड़ाई उसकी त्रिज्या मानेंगे। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत लगा हुआ तो इस तरीके से आप लोग इसको नहीं सॉल्व करना है। और जो दूसरा टाइप है वो आप लोगों को पहले ही सॉल्व कराया जा चुका है, तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। यानी कि जब जो है कहा जाए कि लंबाई के परितः घुमाया जा रहा है तो आपको त्रिज्या लंबाई लेना है, और जब कहा जाए कि चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है तब आपको त्रिज्या जो है वो चौड़ाई लेना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है जब त्रिज्या आप मान लेंगे तो उसके विपरीत जो दूसरी भुजा दी हुई है उसको आप क्या मान लेंगे, उसको ऊंचाई मान लेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x² + 9 - 6x बराबर 0 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है इसको x की घटती घातों के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x² हो जाएगा और उसके बाद फिर x वाला पद हो जाएगा और उसके बाद फिर अचर पद हो जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये जो है x - 3 के होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, यानी कि x - 3 के होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो x² यानी कि x² हो जाएगा और फिर यानी कि a² करेंगे तो x² हो जाएगा और फिर प्लस b² तो प्लस b² करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और माइनस का 2a भी करेंगे तो देखिए 3 दूना 6 यानी कि 6x हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये x - 3 के होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है, यानी कि ये इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, x - 3 और x - 3 डबल बार, यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जब मान निकालेंगे तो मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मान इसके x बराबर 3 हो जाएंगे, यानी कि मान 2 ही निकलेंगे और दोनों मान क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, काट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए काट 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 रख देंगे और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है तो 1/√2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए कास 45 का मान भी 1/√2 होता है तो 1/√2 रखेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और फिर साइन 90 का मान कहा गया तो साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 रख देंगे और फिर यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर
2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और इसी तरीके से 1/2 यहाँ भी हो जाएगा और फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं, यानी कि माइनस के जो पद होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 जुड़ेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आधा माइनस का जुड़ेगा और फिर आधा उसी में माइनस का जुड़ेगा तो माइनस का पूरा हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा और फिर 1 प्लस का 1 और 1 माइनस का 1 दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस का बच जाएगा। तो वही यहाँ पर देखिए आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे देखिए 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2018 में पूछा गया है, यानी कि अभी तक 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे थे और अब ये 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या करना है कि सबसे पहले हमको जो है इसका वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकालने के बाद यहाँ पर देखना है कि देखिए नीचे कोई संख्या शेष तो नहीं बच रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालने पर यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एक संख्या शेष बच रही है और वो है 10। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल जब निकालेंगे तो जो संख्या नीचे शेष बचे वही संख्या जो है इसमें से घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और यही यहाँ पर कहा गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे देखिए 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या लास्ट में शेष बच रही वही संख्या घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे 10, यानी कि ये संख्या घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। x² माइनस x माइनस 7 का गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। जो 2018 के पेपर में पूछा गया है वो यहाँ पर देखिए 7 की बजाय 6 है, ये यहाँ पर राजन की सीरीज में गलत दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए जब 6 कर लेंगे 7 की जगह पर तो इसके आसानी से गुणनखंड हो सकते हैं, और जब यहाँ पर 6 नहीं करेंगे तब जो है इसको श्रीधराचार्य विधि से करना पड़ेगा और वही काम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए 6 की जगह पर 7 रखा गया है और फिर जो है यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि से जो है x के मान निकाले गए हैं। यहाँ पर देखिए गुणनखंड करने के लिए कहा गया है और जो है x की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन श्रीधराचार्य विधि से यहाँ पर x की वैल्यू निकाली गई है। तो यहाँ पर ये जो सवाल है ये गलत लगा हुआ है, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू नहीं निकालना है, इसके गुणनखंड करने हैं। और यहाँ पर देखिए 7 की बजाय क्या है 6 है। फिलहाल हम जो 2018 का पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर अगर 6 आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे और अगर 7 आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 अगर आ जाएगा तब तो आप साधारण तरीके से उसको कर सकते हैं, और अगर 7 आ जाए तो 7 अगर आए तो आपको श्रीधराचार्य विधि लगानी पड़ेगी, यानी कि -b और प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। और फिर इस फार्मूले की सहायता से देखिए ये मान आ जाएंगे x के। यहाँ पर देखिए x के वही मान अलग अलग लिख दिए गए हैं, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 30 डिग्री -2 cot 45 डिग्री प्लस माइनस 4/√3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, यानी कि देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। फिर -2 cot 45 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 2 × 1 हो जाएगा। और फिर देखिए ये जो माइनस लगा है ये माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4/√3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 लिखा है, ये गलत यहाँ पर प्रिंट होगा, यहाँ पर 3 होगा, इसको आप लोग संशोधित कर लीजिए। तो यहाँ पर 4/√3 हो जाएगा। और फिर गुणे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे और प्लस 2 × cos 0 डिग्री का मान रख देंगे। तो देखिए cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। और फिर देखिए आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए
2/√3 हो जाएगा और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर देखिए 4 को जो है 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और फिर बटे √3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बता ही चुके हैं √3 है तो यहाँ पर √3 आ जाएगा और फिर 2 का जो है 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे और इस 2 अपान देखिए 2/√3 को 2/√3 से कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि 2 सिक्के अगर उछाले जाएं तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है। तो देखिए 2 सिक्कों को अगर साथ में उछाला जाए तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तथा 2 सिक्कों को उछालने पर इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है अनुकूल घटनाएं 2 हो जाएंगी और कुल घटनाएं 4 हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2/4 हो जाएगा और इसको सरल कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो है क्या करेंगे कि शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है πr/l और यहाँ पर देखिए r दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और l दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो सीधे से हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में ये मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r का मान 8 हो जाएगा और l का मान 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 से 21 को सरल कर लेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और फिर 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा और गुणे 22 कर लेंगे और फिर देखिए 22 का 24 से गुणा करेंगे तो 528 हो जाएगा। तो इस प्रकार से शंकु का वक्र पृष्ठ 528 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करड़ी के अंदर लिखा हुआ 343 और करड़ी घात 3 दिया हुआ है, यानी कि इसका घनमूल निकालना है और गुणे 576 अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है और दोनों का यानी कि एक का घनमूल और एक का वर्गमूल निकाल करके इनका गुणा करना है। कहा गया है को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 343 का घनमूल होता है 7 और 576 का वर्गमूल होता है 24। तो इस तरीके से 7 और 24 का गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 148 आ रहा है, 148 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 7 और 24 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 28 का 8 हो जाएगा और फिर 7 दूनी 14 और 14 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 168 आएगा। तो ये भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर 168 आएगा और यहाँ पर 148 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। समीकरण 13x - 30 + x² = 0 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2017 में पूछा गया है, यानी कि 2018 के जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब 2017 के क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो है x की घटती घातों के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² हो गया, फिर 13x हो गया और फिर माइनस का 30 हो गया। अब क्या करेंगे, 30 के गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 30 के गुणनखंड हो जाएंगे, 15 दूना 30 होता है। तो इस प्रकार से देखिए 15 और 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसी तरीके से इसको तोड़ लेंगे, यानी कि 15 - 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 - 2x कर लिया गया है और अब जो है यहाँ से देखिए 2 के जोड़े बना लेंगे। इसमें से देखिए x कॉमन लेंगे तो x + 15 हो जाएगा और यहाँ से देखिए माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x + 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x + 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x - 2। तो इस प्रकार से देखिए अब अलग अलग एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर -15 और x बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि ये 2 मान इसके आ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड कीजिए।
4x² प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 हो जाएगा, और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि इसी तरीके से इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x प्लस x कर लेंगे, और फिर इन दोनों में से देखिए 4 जो है x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x यानी कि x प्लस 1 में से जो है 1 कॉमन ले लेंगे, यानी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 1 बच जाएगा। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 और एक में आ जाएगा 4x प्लस 1। तो इस प्रकार से इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए tan 45 का मान 1 होता है, और cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, और फिर cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिए cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और उसके बाद फिर देखिए sin 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पर देखिए ये मान रख लेंगे, और उसके बाद फिर इसको जो है सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक 1 जो है माइनस का है और एक प्लस का है। फिर यहाँ पर देखिए एक जो है माइनस का बचेगा √3 और एक प्लस का √3 बचेगा, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए समीकरण 5x बराबर y बराबर 2x प्लस y बराबर 7 को हल करके y का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 5x को इधर ही रखेंगे और y को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस का y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और फिर यहाँ पर देखिए 2x प्लस y बराबर 7 दिया हुआ, इसको मान लेंगे समीकरण 2। और फिर इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करके x y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विलोपन विधि लगाई गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। देखिए जोड़ने पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर चिन्ह विपरीत है, तो y वाला पद कट जाएगा। तो यहाँ पर 7x बराबर 7 आ जाएगा, और फिर x बराबर 1 आ जाएगा। अब जो है क्या करेंगे कि समीकरण 2 में x की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में x की वैल्यू रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस y बराबर 7, और फिर जो है 2 को पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 माइनस 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है, तो अभी आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, जब चौड़ाई के परितः घुमाया जाए तो आपको त्रिज्या जो है चौड़ाई लेना है। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है, और जब लंबाई के परितः घुमाया जाए तब आपको त्रिज्या जो लंबाई दी हुई होती है वो लेना है। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वही त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर त्रिज्या की जगह पर 7 रख देंगे, और जो ऊंचाई है ऊंचाई की जगह पर 17 रख देंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2618 घन इकाई इसका जो है आयतन आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², और यहाँ पर देखिए जो है वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है, और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, और r² की जगह पर r² ही रहने देंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। फिर यहाँ पर देखिए r² को इधर ही रहने देंगे, और 22/7 को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 22/7 को जब उधर भेजेंगे तो 7/22 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 से अगर 154 को भाग देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी कि 7 × 7 आएगा, तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा। और फिर देखिए जब r²
स्क्वायर का जो है स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49 हो जाएगा। और अंडर रूट 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आर का मान है वो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है क्या है, सबसे अधिक बार 0 आया है, यानी कि जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होता। तो यहाँ पर देखिए 0 सबसे अधिक बार आया है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए रूट के अंदर दिया हुआ 125 गुणे 343 और कर्णिक घात 3 दिया हुआ है, का मान ज्ञात करो। यानी कि इसका हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो देखिए 125 गुणे 343 दिया हुआ है। तो देखिए जो है 125 का घनमूल 5 होता है और 343 का घनमूल 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे 7 हो जाएगा, यानी कि 5 सते 35 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/49 और गुणे में है ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखा जा सकता है इस रूप में, यानी कि 3/7 ए का होल स्क्वायर और 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। तो वही यहाँ पर कर लिया गया है। देखिए ए इसको मान लेंगे और बी इसको मान लेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर और बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला जो है मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h। तो ये फार्मूला लगा देंगे और हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर हो जाएगा और फिर पाई का मान 22/7 रख देंगे और फिर त्रिज्या देखिए 5 है और ऊंचाई 14 है। तो इस तरीके से मान रख करके और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा और फिर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और 22 दूना 44 हो जाएगा, यानी कि 44 गुणे 10 कर लेंगे और 44 गुणे 10 करेंगे तो 440 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, व्यास की आधी होगी। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा देंगे। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर 2 × पाई का मान 22/7 रख देंगे और फिर यहाँ पर गुणे त्रिज्या रख देंगे, यानी कि 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और फिर 22 गुणे 2 यानी कि इसका जो है गुणा कर लेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर परिधि को सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, यानी कि अगर जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, लेकिन परिधि को सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 44 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 d1 × d2। तो यहाँ पर देखिए d1 और d2 क्या है, तो ये है विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो ये देखिए d1 और d2 जो हैं वो क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, समलंब की समांतर भुजाएं
15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला लगा देंगे और उसकी सहायता से समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाओं का योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए b1 हो जाएगा 15 और b2 जो है वो हो जाएगा 8। 15 8 जोड़ लेंगे तो 15 8 हो जाएगा 23 और गुणे कर लेंगे 12, यानी कि 23 और 12 का गुणा करके 2 से भाग कर लेंगे तो जो समलंब का क्षेत्रफल है वो निकल आएगा। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए b1 बराबर 15 हो जाएगा और b2 बराबर 8 हो जाएगा, h बराबर 12। तो वही काम यहाँ पर किया गया है, 15 में 8 जोड़ देंगे और फिर 12 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 छक्का 12 हो जाएगा और फिर देखिए जो है यहाँ पर 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा और 23 का 6 से गुणा करेंगे तो 138 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 138 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 1 9 6 3 1 8 6 ये दिया हुआ है, यानी कि ये पद दिए हुए हैं, इनका जो है बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 भी 2 बार दिया हुआ है और 1 भी 2 बार दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए 9 सिर्फ 1 बार दिया हुआ है और 8 1 बार दिया हुआ है और 6 भी जो है 2 बार दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुलक जो है यही तीनों पद हो जाएंगे, यानी कि 1 3 और 6, यानी कि 2 बार ये तीनों संख्याएं आई हैं और इससे अधिक बार कोई संख्या नहीं आई है। तो इनका बहुलक 1 3 और 6 हो जाएगा, या तो इसका बहुलक कुछ नहीं होगा या तो फिर यही 3 संख्याएं लिखी जा सकती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए ये पद दिए हुए हैं 6 1 8 6 0 7 5 5 3 0 4 2 9। तो देखिए सबसे पहले देखिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं कि पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में पदों को व्यवस्थित किया गया है और फिर पदों को गिन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पदों को गिनने पर 13 संख्या आ रही, जो कि एक विषम संख्या है। देखिए जो है माध्यिका निकालने के लिए ये ज़रूरी होता है कि पदों की जो संख्या होती है वो सम है कि विषम है, क्योंकि जो है सम और विषम के लिए माध्यिका का फार्मूला अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है पदों की संख्या 13 आ रही, जो कि एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर विषम संख्या वाला फार्मूला लगा देंगे। देखिए विषम संख्या का फार्मूला क्या होता है, n+1/2 पद का मान। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर n+1/2 पद का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए n की जगह पर 13 रख देंगे और फिर +1/2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा और 14 का 2 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7वां पद का जो मान होगा वही माध्यिका होगा। तो देखिए ऊपर से हम क्या करेंगे 7 पद गिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7वां पद 5 आ रहा है, इसका मतलब इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी देखिए माध्यिका ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आरोही क्रम में पद व्यवस्थित हैं। अब कुल पद गिन लेंगे तो देखिए कुल पद 11 आ रहे हैं, ये भी एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या वाला ही फार्मूला यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो देखिए n+1/2 पद का मान यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए n का मान 11 है और 11 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 का 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर 6वां पद आ जाएगा। अब ऊपर देखते हैं 6वां पद कौन सा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6वां पद 6 ही है। तो यहाँ पर माध्यिका इसकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णीगत राशियाँ लिखिए। कर्णीगत राशियाँ लिखिए। तो देखिए निम्नलिखित राशियाँ कर्णीगत राशियाँ, यानी कि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या लिखी है जिसका वर्गमूल ना निकले, यानी कि वर्गमूल या घनमूल उसका न जो है निकल पा रहा हो और कर्णी के अंदर संख्या लिखी हुई हो, तो वो क्या होगी, वो कर्णीगत राशि होगी। जैसे यहाँ पर देखिए
2 √2 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ, √5 और √6। अगर यहाँ पर √4 दिया होता तो ये करणीगत राशि नहीं होती, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल आएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी करणीगत राशियाँ हो जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, करड़ी का घातांक बताइए। करड़ी का घातांक बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा किसी राशि का जितना करड़ी मूल हो तो वही घातांक है। किसी राशि का जितना करड़ी मूल हो तो वही घातांक है। यानी कि किसी भी राशि का जो मूल निकालना हो, यानी कि जैसे वर्गमूल, घनमूल और जो है चतुर्मूल, इस तरीके से जो भी मूल निकालना हो वही उसकी क्या हो जाती है, घात हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए √2, इसमें जो है घातांक क्या है, 2 है। यहाँ पर देखिए 1 लिखा गया है, 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि रूट अगर इस तरीके से लगा है तो हमेशा जो है करड़ी की घात यहाँ पर 2 माना जाता है। और 2 के आगे अगर कोई संख्या होती है तो लिखना ज़रूरी होता है, और जो है करड़ी की घात 2 लिखा नहीं जाता है, उसको ऑलरेडी 2 मान लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए करड़ी की घात 2 होगा। यहाँ पर जो ये 1 लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पर करड़ी की घात 2 होगा। और यहाँ पर भी देखिए करड़ी की घात 2 होगा, तो इसमें भी घातांक 2 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कोई भी संख्या जो पूर्ण घन है उसका घनमूल निकालने की 2 विधियां हैं। कोई भी संख्या अगर पूर्ण घन है तो उसका घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहली विधि देखिए गुणनखंड विधि और दूसरी है लघु विधि। तो देखिए प्रश्न नंबर 38 है बेलन किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एक आयत को उसकी एक भुजा के परितः चारों तरफ घुमाने पर प्राप्त त्रिविमीय आकृति बेलन होता है। यहाँ पर देखिए आकृति बनी हुई है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पाई बराबर बेलन की त्रिज्या लिखा हुआ, तो देखिए पाई नहीं, यहाँ पर आर होगा। तो देखिए आर बराबर बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जो ये है ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, यानी कि यहाँ पर जो ये है ये क्या होगी, बेलन की त्रिज्या यानी कि आर होगी। और यहाँ पर देखिए एच बराबर हो जाएगा बेलन की ऊंचाई या लंबाई। तो जो ये है ये क्या हो जाएगी, ये बेलन की ऊंचाई यानी कि एच हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु किसे कहते हैं। शंकु किसे कहते हैं। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज को इसके ऊंचाई के परितः घुमाने से बनी त्रिविमीय आकृति शंकु होती है। एक समकोण त्रिभुज को उसके ऊंचाई के परितः घुमाने से बनी त्रिविमीय आकृति शंकु होती है। यहाँ पर देखिए शंकु का चित्र बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस आकृति को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। यहाँ पर देखिए एल जो है वो क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई होगा, यानी जो ये है ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। और फिर देखिए एच जो है वो ऊंचाई है, यानी कि जो ये है इसको एच से प्रदर्शित करते हैं, और ये शंकु की ऊंचाई होती है। और जो ये है ये जो है शंकु की त्रिज्या है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखिए एल बराबर होता है √r² प्लस h², यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर के अंदर हो जाएगा r² प्लस h²। और शंकु का आयतन क्या होता है। तो देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो इस प्रकार से इस फार्मूले की सहायता से शंकु का आयतन भी निकाला जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर है। देखिए यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन दिया हुआ है, और देखिए शंकु की ऊंचाई दी हुई है, और हमको क्या करना है कि शंकु की त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h। तो यही फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आयतन की जगह पर हो जाएगा 1232, और फिर देखिए पाई की जगह पर 22/7 रख देंगे, और फिर यहाँ पर देखिए r² को r² ही रहने देंगे क्योंकि r निकालना है हमको। और फिर देखिए ऊंचाई 24 है तो यहाँ पर h की जगह पर 24 रख देंगे। तो देखिए r² को एक तरफ कर लेंगे और उसके बाद फिर जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए
जो 22/7 है वो इधर जाएगा, तो जो है 7/22 हो जाएगा, और 24 यहाँ पर गुणे में है तो ये भी जो है 24 भी बटे में चला जाएगा। और उसके बाद फिर इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 49 आ जाएगा। और जब r का स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए इधर रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर जब 49 होगा तो यहाँ पर देखिए 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई बताइए। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पर देखिए h बराबर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे। त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पर 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। और फिर तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है L बराबर √h² प्लस r²। तो यहाँ पर देखिए जो है 60 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर यहाँ पर देखिए त्रिज्या जो है वो कितनी है, 32 है, तो यहाँ पर 32 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखिए 23 का स्क्वायर लिखा है, 23 का नहीं, यहाँ पर 32 का स्क्वायर होना चाहिए। और फिर देखिए यहाँ पर जो है 6 छाक 36 यानी 3600 हो जाएगा। और फिर 23 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। और फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 4624 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 68 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए शंकु का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम शंकु की त्रिज्या निकाल लेंगे, और ऊंचाई दी हुई है, और फिर क्या करेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो जो है त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और फिर ऊंचाई 23 सेंटीमीटर दी हुई है। अब क्या करेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगा लेंगे। L बराबर √r² प्लस h²। तो यहाँ पर देखिए r² करेंगे तो 4 हो जाएगा, और h² यानी 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 हो जाएगा। और फिर देखिए 529 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 533 हो जाएगा, और 533 का वर्गमूल निकालेंगे तो 23.08 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकल आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये संख्याएं दी हुई हैं 7, 4, 3, 4, 7, 5, इनका औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कुल पद कितने हैं, 6 है। देखिए यहाँ पर कुल पद निकालना जरूरी है, क्योंकि देखिए जो औसत का फार्मूला होता है वो कुल जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का योग किया जाता है और बटे उनकी संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए औसत का फार्मूला हो जाएगा संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का योग 29 हो जाएगा, और उनकी संख्या कितनी है, 6 है, तो 29 को 6 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4.83 औसत आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल भी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में हैं, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में हैं, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर बेलन के आयतन का फार्मूला दिया हुआ है πr²h। तो यहाँ पर देखिए h ऊंचाई है और त्रिज्या r है, और पाई का मान 22/7 रख देंगे। देखिए बेलन की ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दिया हुआ है कि दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में हैं, तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाइयों में अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होगा, देखिए πr², और देखिए r यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो देखिए व्यास का अनुपात दिया हुआ है, तो व्यास का अनुपात देखिए क्या दिया हुआ है, 3:2। और यहाँ पर देखिए जो है अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी, 3/2, और फिर अनुपात 2/2 हो जाएगा, यानी कि इसको आधा कर देंगे। और जब इसको इस तरीके से पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 और गुणे
हो जाएगा 2/2। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 3 और 2 ही बचेगा। तो इस प्रकार से देखिए 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3/2 ही लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जब बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर h बटे पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर की जगह पर देखिए 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और h1 और h2 हो जाएगा। देखिए h1 और h2 ही निकालना है और बराबर में 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा और नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ, यहाँ पर h1 होगा। और फिर देखिए इस 9/4 को पक्षांतर करेंगे तो देखिए 1 के गुणे में जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इसको पलट देंगे तो यहाँ पर देखिए 4/9 हो जाएगा, यानी कि h1 और h2 का अनुपात कितना हो जाएगा 4:9। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है। यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 दिया हुआ है। अब देखते हैं, देखिए बेलन की त्रिज्या दी हुई है 8 बटे कितना, देखिए बेलन के व्यास दिए हुए हैं, यानी कि आंतरिक और बाहरी व्यास दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या जो है कितनी हो जाएगी 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। और बेलन की आंतरिक त्रिज्या देखिए ये बाहरी त्रिज्या थी और ये जो है ये आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इसको भी क्या करेंगे 6/2 कर देंगे, क्योंकि ये व्यास 6 दिया हुआ तो यहाँ पर 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अब ऊंचाई देखिए 20 सेंटीमीटर दी हुई तो ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब प्रयुक्त लोहे का आयतन यहाँ पर निकालना है। तो देखिए प्रयुक्त लोहे का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बेलन है बेलन का बाहरी आयतन और उसमें से माइनस कर लेंगे बेलन का आंतरिक आयतन। तो यहाँ पर देखिए जो बेलन का बाहरी आयतन है वो पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 और फिर देखिए माइनस कर देंगे पाई r2 स्क्वायर और इंटू h2। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पाई इंटू देखिए r1 दिया हुआ कितना 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर लेंगे और गुणे देखिए 20 हो जाएगा। और फिर देखिए पाई इंटू r2 दिया हुआ है देखिए 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेंगे और गुणे यहाँ पर h2 देखिए जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है तो दोनों जगह 20 ही रहेगा। यहाँ पर भी 20 करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ जो कि गलत है तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए जो पाई है वो कॉमन ले लेंगे, यानी कि 22/7 कॉमन ले लेंगे और जो 20 है उसको भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर पाई/7 और 20 कॉमन हो जाएगा। तो देखिए एक में बचेगा 16 और बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे और उधर बचेगा 9। तो इस प्रकार से 16 में से 9 घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और फिर इन सभी का गुणा कर लेंगे तो 440 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए माना आधार की त्रिज्याएं जैसे यहाँ पर 2:3 दी हुई हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर मान लेंगे कि माना आधार की त्रिज्याएं 2r, यहाँ पर देखिए ये पाई लिखा हुआ पाई नहीं ये r होगा, 2r तथा 3r हैं। इस तरीके से मान लेंगे माना आधार की त्रिज्याएं 2r तथा 3r हैं तथा ऊंचाई 5h तथा 3h है, यानी कि जिस अनुपात में यहाँ पर देखिए अनुपात दिया हुआ उसी हिसाब से इसको मान लेंगे 5h तथा 3h है। तो यहाँ पर देखिए जो है आयतनों का अनुपात ज्ञात करना, तो यहाँ पर आयतन के अनुपात का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो यही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो हो जाएगा पाई और आर की जगह पर क्या हो जाएगा देखिए 2r और इसका स्क्वायर हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 5h। तो इस तरीके से ये फार्मूला लगा देंगे और बटे कर लेंगे देखिए पाई और फिर नीचे हो जाएगा देखिए जो है 3r, यानी कि यहाँ पर 3r का होल स्क्वायर कर देंगे और इंटू हो जाएगा 3h। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ पर h से h कैंसिल हो जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा देखिए 2 का स्क्वायर और बटे 3 का स्क्वायर
और फिर इंटू बचेगा यहाँ पर देखिए 5/3 इस तरीके से बचेगा। और यहाँ पर 2 दूना 4, 4 पंचे 20 यानी कि ऊपर 20 हो जाएगा और नीचे देखिए 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 यानी कि नीचे हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से 20:27 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आर यानी कि त्रिज्या का मान है वो इसमें नहीं रखा गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर देखिए पाई से पाई काट देंगे तो यहाँ पर सिर्फ ऊंचाई बचेगी, जबकि यहाँ पर त्रिज्या भी आनी चाहिए। और देखिए त्रिज्या 2r और 3r है, तो देखिए आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे 4 और 9 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में नहीं दिया गया है, इसलिए ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो गलत लगा हुआ है। तो इसको जिस तरीके से हम बताएं उसी तरीके से आप लोगों को करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या देखिए r में क्या संबंध है। किसी बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या r में क्या संबंध है। देखिए जहाँ जहाँ पर भी त्रिज्या लिखी हुई है वहाँ पर देखिए इसको पाई से प्रदर्शित किया गया है, जबकि इसको r से लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पाई लिखा हुआ है, इसको आप लोग r कर लेना। तो देखिए कहा गया है कि किसी बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए h और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो बेलन के आयतन में देखिए दोनों चीज़ें आती हैं, त्रिज्या भी आती है और ऊंचाई भी आती है। तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला πr² h होता है, यही इसमें संबंध है। तो यहाँ पर देखिए r त्रिज्या है और h ऊंचाई है और पाई का मान 22/7 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² + 9x + 20 के गुणनखंड करो। x² + 9x + 20 के गुणनखंड करो। तो यहाँ पर देखिए 20 के गुणनखंड करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, और देखिए जोड़ करके हमको जोड़ या घटा करके 9 लाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको तोड़ लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए x यानी कि 2 पदों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से x + 5 जो है आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 यहाँ से भी जो है बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से x + 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x + 4 बच जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे गुणनखंड के कराए गए हैं, आप लोग बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या यानी कि रेडियस जो होती है वो किसे कहते हैं। तो देखिए केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहा जाता है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं तथा सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये एक वृत्त है और यहाँ पर ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से जो परिधि तक की दूरी ये होती है, ये सब क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। और एक वृत्त में देखिए केंद्र से जो है परिधि तक अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, कह सकते हैं अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। इस तरीके से सभी क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। और देखिए सभी त्रिज्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए वृत्त के अंदर केंद्र वह बिंदु होता है जहां से किसी वृत्त की परिधि समान दूरी पर होती है। यानी कि मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो देखिए वृत्त का केंद्र वह बिंदु होगा जहां से वृत्त की जो परिधि है वो समान दूरी पर होती है। यानी कि देखिए यहाँ से भी बराबर होनी चाहिए, यहाँ से भी बराबर होनी चाहिए, और इस तरीके से इधर ये भी बराबर होनी चाहिए, ये भी बराबर। यानी कि चाहे जितनी जो है त्रिज्याएं यहाँ पर खींची जाएं, ये त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी और इस केंद्र से परिधि की जो दूरी है वो हर जगह पर बराबर होगी। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, इसको केंद्र बोलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास किसे कहते हैं। व्यास किसे कहते हैं। तो देखिए एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है तथा दोनों तरफ परिधि से मिलती है व्यास कहलाती है। एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास खींची जा सकती हैं तथा खींचे गए सभी व्यास की लंबाई समान होती है। तो देखिए व्यास क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो यहाँ पर जैसे बीच में इस जगह पर देखिए केंद्र होता है, तो ऐसी देखिए वृत्त की ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। और एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये सभी क्या हैं, व्यास हैं। और प्रत्येक जो व्यास होता है, प्रत्येक व्यास की आपस में जो लंबाई होती है वो समान होती है। तो इस तरीके से ये व्यास हो जाएगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा किसे कहते हैं। तो देखिए जीवा ऐसी रेखा है जो दोनों तरफ परिधि से मिलती है
परंतु केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, जीवा कहलाती है। तो देखिए जीवा ऐसी रेखा है जो दोनों तरफ परिधि से मिलती है। तो देखिए ये मान लीजिए एक वृत्त है, तो जीवा किसे कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से कोई रेखा खींचे तो दोनों तरफ देखिए परिधि से मिल रही, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। और कहा गया है परंतु केंद्र से होकर ना गुजरती हो। तो देखिए अगर केंद्र से होकर के ये जो है गुजरेगी तो इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तो इसीलिए देखिए इसको भी जीवा कह सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वृत्त में जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो इसको जीवा कह सकते हैं। लेकिन देखिए जब वो जो है कहीं पर इस तरीके से अलग कहीं होता है तो उसको जीवा बोलते हैं। लेकिन देखिए जब केंद्र से वही जीवा गुजरती है तो उसको जो है वृत्त का व्यास बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है जीवा हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री जो है दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा लेंगे। तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री अपान 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 2 साइन, यहाँ पर देखिए 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 का आधा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री हो जाएगा। और फिर देखिए 75 से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर देखिए 75 से 15 घटाएंगे तो 60 होगा, और 60 का आधा करेंगे तो कास 30 डिग्री हो जाएगा। अब इन सभी का मान रख देंगे। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए अब उन सभी का मान रख दिया गया है, और मान रख के फिर देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 2 आया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब हर का परिमेयकरण कर लेंगे। देखिए हर का परिमेयकरण का मतलब है कि जो है हर में परिमेय संख्या आ जाए, यानी कि यहाँ पर देखिए रूट हट जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर देखिए अंडर रूट 6 हो जाएगा, और नीचे रूट टू का गुणा होगा तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंडर रूट 6 अपान 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए tan 69 डिग्री प्लस tan देखिए 66 डिग्री प्लस 1 अपान 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री बराबर 0। यहाँ पर देखिए जो ये 1 दिया हुआ है 1 यहाँ पर अलग होगा, यानी कि इस फार्मूले में नहीं होगा, क्योंकि tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b ये एक फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे देखिए इस तरह से +1 लिखा हुआ, तो इसी तरीके से ये अलग होना चाहिए। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b, ये tan a प्लस b का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए tan a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए tan 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। और फिर 135 डिग्री का मान देखिए माइनस का 1 होगा, तो माइनस का 1 प्लस का 1 देखिए आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0 इसका मान हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बताया गया है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस सेक ए बराबर सेक ए सिद्ध कीजिए, यानी कि इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस सेक ए दिया हुआ है, और सेक ए सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हम LHS ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए LHS लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस सेक ए और प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लिया गया है, यानी कि जो ये 1 प्लस सेक ए है ये इधर 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस सेक ए हो जाएगा, और प्लस का tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और इस पूरे के बटे में 1 प्लस सेक ए हो जाएगा। और फिर देखिए सेक स्क्वायर ए
प्लस सेक ए अपान 1 प्लस सेक ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पर देखिए सेक ए अलग से है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए अपान 1 प्लस सेक ए हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर जो है 1 प्लस सेक ए इंटू सेक ए कर देंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए सेक ए जो है वो कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए सेक ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से सेक ए बच जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 प्लस सेक ए इंटू सेक ए हो जाएगा, और बटे में 1 प्लस सेक ए है, और फिर देखिए सेक ए से सेक ए 1 प्लस सेक ए से 1 प्लस सेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सेक ए बच जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दायां पक्ष आ जाएगा, यानी कि ये सवाल जो है वो सिद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। √3 यानी कि कास ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कास ए बराबर √3/2 दिया हुआ है, तो देखिए कास 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पर कास 30 डिग्री बराबर कास ए रख देंगे, और फिर यहाँ से देखिए जो है ए का मान निकाल लेंगे, यानी कि कास से कास कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए साइन 2a दिया हुआ है, तो साइन 2a में क्या करेंगे, ए का मान रख लेंगे, तो यहाँ पर साइन 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा, तो इस प्रकार से साइन 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 30 का 2 से गुणा करेंगे तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस प्रकार से जो है साइन 2a का मान कितना हो जाएगा, √3/2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 5 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2x² प्लस 7x प्लस 5 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2x² प्लस 7x प्लस 5 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ऐसी दो संख्याएं a तथा b ज्ञात करना है कि a प्लस b बराबर 7, यानी कि a प्लस बी ऐसे ज्ञात करना है कि यहाँ पर a प्लस बी 7 हो जाए और a इंटू बी बराबर 2 इंटू 5 बराबर 10 हो जाए, यानी कि 10 के हमको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5, और 2 और 5 को जोड़ करके हमको क्या करना है, 7 लाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको तोड़ लेंगे, यहाँ पर देखिए तोड़ करके दिखाया गया है। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा, और अब क्या करेंगे, अब दो दो के जोड़े बना करके कामन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x कामन लेंगे तो 2x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ से 1 कामन ले लेंगे तो 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में 2x प्लस 5 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में देखिए x प्लस 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसी प्रकार से इसके भी गुणनखंड कर लेंगे। x² माइनस 7x प्लस 12, तो देखिए 12 के गुणनखंड करेंगे तो 4 3 12 होता है, यानी कि 4 और 3 को जोड़ करके 7 लाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 को इस तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस का 7 है, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं। तो इस प्रकार से इसी तरीके से इसको माइनस माइनस तोड़ लेंगे, और यहाँ पर देखिए इसको x को अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इतनी चीज़ आप लोगों को नोट नहीं करना, ये इतनी चीज़ यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए x को अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 4x और माइनस 3x और प्लस 12 हो जाएगा। और फिर देखिए जो है आगे क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो के जोड़े बना करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर जो है 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बच जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर x माइनस 4 और x माइनस 3 ही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 20 के गुणनखंड करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और फिर देखिए 9 लाना है तो यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ करके 9 लाया जा सकता है। तो वही काम यहाँ पर कर लेंगे। देखिए 5 और 4 को जोड़ करके 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5 बच जाएगा, और यहाँ से देखिए 4 कॉमन हो जाएगा तो देखिए x प्लस 5 बच जाएगा। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 5 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा अपान साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा बराबर काट
टू थीटा सिद्ध करना है, यानी कि कास सी प्लस कास डी का यहाँ पर फार्मूला लगाना है। तो देखिए कास सी प्लस कास डी का फार्मूला होता है टू कास सी प्लस डी बाई टू, और इनटू देखिए कास सी माइनस डी बाई टू होता है, और देखिए जो है नीचे साइन थ्री थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। तो देखिए साइन जो है सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अभी पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू होता है। तो यहाँ पर वही फार्मूले लगाए गए हैं, और फिर देखिए दो से दो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर दो लिखा नहीं गया है, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए कास थ्री थीटा प्लस थीटा अपान टू दिया हुआ है। तो देखिए ऊपर हो जाएगा फोर थीटा अपान टू, तो देखिए फोर थीटा अपान टू हो जाएगा। तो टू से फोर काटेंगे तो टू थीटा बचेगा, यानी कि यहाँ से कास टू थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए साइन, यहाँ पर देखिए इसी तरीके से साइन टू थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कास टू थीटा अपान साइन टू थीटा हो जाएगा। और फिर देखिए कास अपान साइन किसका फार्मूला होता है, तो देखिए कास अपान साइन कॉट का फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से काट टू थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर काट टू थीटा ही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि LHS हम ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम ये चीज़ लिख देंगे। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये कह लीजिए कि पहले हम जो है कास स्क्वायर थीटा जो है वो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो पूरे के होल बटे में कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसके गुणे में भी कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और फिर देखिए जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से तो वन बच जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा पूरा कॉमन में चला जाएगा, तो यहाँ से वन बच जाएगा। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए ये कॉमन में चला जाएगा, लेकिन कास स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो ऊपर देखिए वन माइनस कास स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और नीचे जो है ये एलसीएम लिए हैं तो कास स्क्वायर थीटा था ही, तो यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा ही रहेगा। और फिर देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर वन माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, और फिर अपान कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखिए जो है साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यही हमें सिद्ध करना था, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 48 डिग्री अपान कास 42 डिग्री प्लस कास 48 डिग्री अपान साइन 42 डिग्री बराबर 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर हम बायां पक्ष फिर से ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 48 डिग्री अपान कास 42 डिग्री प्लस कास 48 डिग्री अपान साइन 42 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली जो साइन है वो जो है क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे, यानी साइन को जो है 90 माइनस 42 कर लेंगे, यानी कि 90 में इसको तोड़ लेंगे। तो देखिए 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 48 को जो है 90 माइनस 42 में तोड़ लेते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर कास को क्या करेंगे, कास 48 को भी 90 माइनस 42 में तोड़ लेंगे। और इस प्रकार से देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कास 42 डिग्री हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए कास 42 डिग्री हो जाएगा, और इसी तरीके से साइन 42 डिग्री ऊपर हो जाएगा। और देखिए अब कास 42 डिग्री और कास 42 डिग्री दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरीके से साइन 42 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1 + 1 आ जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो दायां पक्ष है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि कास a बराबर √3/2 हो तो साइन a का मान बताइए। कास a बराबर √3/2 हो तो साइन a का मान बताइए। तो देखिए
यहाँ पर साइन ए बराबर क्या कर लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पर साइन का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये साइन का फार्मूला लगा लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए का मतलब यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 में से 3/4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3/4 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से 1/4 आ जाएगा। अब रूट के अंदर है इसलिए यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि बायां पक्ष है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बायां पक्ष कहा गया है, यहाँ पर हमको सिद्ध नहीं करना था, बायां पक्ष यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर हमको क्या करना था, साइन ए का जो है मान निकालना था। तो यहाँ पर देखिए साइन ए का मान हमारा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये बायां पक्ष जो लिखा हुआ है गलत है, यानी कि हमको साइन ए का मान निकालना था। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 210 डिग्री। देखिए साइन माइनस 210 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए साइन 210 डिग्री जो माइनस में दिया हुआ है तो माइनस साइन 210 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए साइन 210 डिग्री को 180 प्लस 30 डिग्री में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 180 प्लस 30 डिग्री में तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जाएगा थर्ड चतुर्थांश में, और थर्ड चतुर्थांश में देखिए क्या पॉजिटिव होता है, tan एंड cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले से नेगेटिव यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ देख लीजिए, और उसके बाद फिर देखिए जो है tan एंड cos पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर साइन आया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और फिर देखिए माइनस का होगा तो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन 30 डिग्री प्लस का हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इस प्रकार से देखिए साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1/2। और देखिए यहाँ पर साइन माइनस 210 डिग्री का मान पूछा गया था, तो यही इसका मान हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि ये चीज़ें आप लोगों की समझ में ना आ रही हों, तो इसके लिए देखिए एक होता है ASTC मेथड। तो जो लोग अभी तक ASTC मेथड नहीं जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो आप लोगों को एक दिन ASTC मेथड पढ़ा दिया जाए, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसानी से उसकी सहायता से हल किए जा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ASTC मेथड जो है वो आपको आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों, अर्थात एक वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे इस तरीके से कोई वृत्त बना हुआ है, और इस तरीके से जो वृत्त जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो हैं वो वृत्त की परिधि पर पड़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो इस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो प्रत्येक युग्म के कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं। किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, यानी कि जब प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, और जब एक युग्म समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और जब कहा जाए समांतर भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो देखिए आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। देखिए आयत इस तरीके से बनता है तो इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है, और इसी तरीके से वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से आयत और वर्ग दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए चतुर्भुज कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री यानी कि 4 समकोण के बराबर होता है। ये आप लोग हमेशा याद रखना कि कोई भी चतुर्भुज दिया हो, कैसा भी चतुर्भुज दिया हो, उसके अंतः कोणों का योग पूछा जाए तो 360 डिग्री यानी कि जो है 4 समकोण के बराबर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 का वर्गमूल लेकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 का वर्गमूल लेकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 दिया हुआ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, 25 को 75 कर लेंगे और फिर x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो है 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा, यानी कि x की एक वैल्यू 5 निकलेगी और एक वैल्यू जो है x की माइनस 5 निकल आएगी। तो दोनों उत्तरों को एक साथ x बराबर प्लस माइनस लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं तथा इसके मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं तथा इसके मध्य दूरी 3 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी हुई हैं और उनके बीच की दूरी h 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, समलंब के क्षेत्रफल का सीधे से फार्मूला लगा लेंगे और फिर समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए यही फार्मूला लगा हुआ है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए 1/2 और समांतर भुजाओं का योग 3 + 4 हो जाएगा और गुणे उनके बीच की दूरी 3 हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 1/2 और 3 और 4 7 हो जाएगा और गुणे 3 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 × 21/2 आ जाएगा और 21 को 2 से भाग करेंगे तो 10.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक 75 डिग्री का कोण तथा देखिए जिसमें एक 75 डिग्री कोण तथा एक भुजा 6.2 सेंटीमीटर हो। यानी कि एक समचतुर्भुज की रचना करना जिसमें एक कोण दिया हुआ है और एक भुजा दी हुई है। तो देखिए इसको कैसे जो है इसकी रचना कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 6.2 सेंटीमीटर की AB रेखा खींचेंगे और उसके बाद देखिए कहा गया है, देखिए रचना के चरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले 6.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे और उसके बाद लिखा हुआ कि बिंदु A से कोण PAB 75 डिग्री बनाया तथा उसमें से 6.2 सेंटीमीटर AD काटा। तो यहाँ पर देखिए इस A बिंदु पर 75 डिग्री का कोण बनाती हुई एक भुजा इस तरीके से खींचेंगे और उसके बाद फिर देखिए ये समचतुर्भुज है यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए 75 डिग्री का कोण बनाती हुई ये भुजा खींचेंगे और उसके बाद फिर देखिए 6.2 सेंटीमीटर एक भुजा दी हुई है। तो यहाँ पर इस भुजा से जो है 6.2 सेंटीमीटर का जो है एक नाप लेकर के प्रकार में और इस तरीके से चाप लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो D बिंदु मिलेगा तो ये AD हो जाएगा यानी कि ये भी 6.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर D बिंदु मिल जाएगा और उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, बिंदु B से कोण QBA AD के समांतर रेखा खींचा। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पर इस भुजा के समांतर ये भुजा जो है खींच लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से क्या करेंगे, जो AD भुजा खींचे हैं इस AD भुजा के समांतर ये भुजा खींच लेंगे और फिर जो है प्रकार में 6.2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के और B को केंद्र मान करके यहाँ पर भी एक चाप लगा देंगे। यानी कि जो है यहाँ पर C बिंदु मिल जाएगा और ये भी 6.2 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी और फिर C को D से मिला देंगे। तो इस प्रकार से समचतुर्भुज ABCD जो है हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग क्या है। वर्ग क्या है, तो देखिए वर्ग एक आयत है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होते हैं। देखिए अभी पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग की क्या परिभाषा दी गई है कि वर्ग एक आयत है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए मान लीजिए इस तरीके से कोई एक भुजा खींची गई और क्रमागत भुजाओं मतलब यहाँ पर ये क्रम से भुजा है और ये दोनों अगर बराबर हो गई तो देखिए इसके बराबर ये हो जाएगी और इसके बराबर ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये एक
वर्ग हो जाएगा, यानी कि वर्ग एक आयत है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए दो क्रमागत भुजाएं बराबर होंगी तो इसके चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये एक वर्ग हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो है 729 दिया हुआ है और इसका घनमूल ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 3 से काटेंगे इसको। तो देखिए 3 दूना 6 और 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 यानी कि 243 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो देखिए 81 आ जाएगा। 3 अवट 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे तो देखिए 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, यहाँ पर 27 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा और फिर 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है कितना हो जाएगा, देखिए कितने 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 3 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर 9 इसका, यानी कि इस तरीके से 6 3 लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, इस तरीके से रूट के अंदर इनको लिखेंगे और फिर 3 3 के जोड़े बनाएंगे और 3 के जोड़े में से एक अंक बाहर आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक अंक जब बाहर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिका 9 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ रूट के अंदर जो है 3 लिखा हुआ, 3 नहीं, यहाँ पर 3 की पावर 6 होना चाहिए। तो 3 की पावर 6 होगा तो यहाँ पर देखिए 9 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं, 7 4 1 9 6 4 1 9 6 4। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं को सबसे पहले हम गिन लेंगे कितनी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। तो देखिए जो औसत होता है, औसत का फार्मूला होता है कि जो पद दिए होते हैं उनका योग ज्ञात कर लेते हैं और बटे उनकी कुल संख्या जो होती है वो कर लेते हैं, यानी कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो पदों का योग देखिए 51 आ रहा है और कुल संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं। तो 51 बटे 10 कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5.1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।